अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी तक बायोमैकेनिक्स के इस चैप्टर में हम देख चुके हैं कि फ़ाइबर का आर्किटेक्चर, फ़ाइबर की टाइप्स और किस तरह से सारी अरेंजमेंट्स जो हैं वो फोर्स जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द मसल को इम्पेक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मसल की लेंथ, मसल की वेलोसिटी या फिर मसल की जो फोर्स जनरेशन कैपेसिटी, उसके ऊपर टाइमिंग ऑफ द स्टिमुलस, ये सब चीज़ें किस तरह से इम्पेक्ट करती हैं आपकी मसल की टेंशन जनरेशन कैपेसिटी को। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी बुक की एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। आपको वो चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बेसिक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो फोर्स कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो पहला रिलेशनशिप जो मैं आपको बताती हूँ दैट इज़ अ फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। एंड फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप को समझने से पहले आपको पता होनी चाहिए बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी, दैट वाज ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। हमने कहा था कि जितने ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं उतनी ही ज़्यादा जो है वो क्या होती है, फोर्स जनरेशन होती है। यानी फोर्स ज़्यादा होगी जब नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। अब कहते हैं कि होता ये है कि जब आप फास्टर वेलोसिटी के ऊपर, यानी आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो क्रॉस ब्रिजेस को टाइम ही नहीं मिल रहा होता बनने का। यानी आपके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। और क्रॉस ब्रिजेस कम है, एज अ रिजल्ट आपकी जो फोर्स जनरेशन है, वो टेंशन जनरेशन है, वो भी क्या है, कम है। ये सिंपल फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप है कि अगर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो फोर्स वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं कि फोर्स जनरेशन कैपेसिटी या टेंशन जनरेशन आपके मसल के अंदर कम होगी। एज अ रिजल्ट दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास आती है। अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो स्लो है, क्रॉस ब्रिजेस को प्रॉपर टाइम मिलेगा बनने का, यानी नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस ज़्यादा होंगे, और क्रॉस ब्रिजेस ज़्यादा होंगे तो एज अ रिजल्ट फोर्स जनरेशन भी ज़्यादा होगी। एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि अगर आप किसी वेट को लोअर कर रहे हैं और वो आप वेट को लोअर कर रहे हैं अंडर द स्लो वेलोसिटी, यानी आपने किसी वेट को उठाया हुआ है, ठीक है, और उसको आपने अपने नीचे रखना है, और वो आप किस वेलोसिटी पे रख रहे हैं ये भी चीज़ इम्पेक्ट करती है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी वेट को स्लो वेलोसिटी के ऊपर लोअर कर रहे हैं तो इस टाइम क्या हो रहा है कि आपके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, एक तो ये कि आप लोअर कर रहे हैं यानी आप लेंथन कर रहे हैं, लेंथन करते वक्त जो क्रॉस ब्रिजेस है ना आपके, उनके अंदर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा आ गया, वो पुल अपार्ट हो गए, ऊपर से आपने वेट भी ऐड कर दिया, तो दैट वेट इज एडिंग टू दैट डिस्टेंस, तो इसलिए क्रॉस ब्रिजेस को बनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप तो स्लो वेलोसिटी पे काम कर रहे हैं ना तो आपके लिए आसानी होगी, थोड़ी बहुत फिर भी फोर्स जनरेशन हो जाएगी, क्रॉस ब्रिजेस को टाइम मिलेगा, वो एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अगर आप वेट लोअर कर रहे हैं और वेट भी आप फास्ट वेलोसिटी के ऊपर लोअर कर रहे हैं, दैट इज द टाइम जब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसीलिए अगर आप अपने अक्सर की चीज़ देखी होगी कि हम कहते हैं कि आपने वेट को कंट्रोल्ड मैनर के अंदर लोअर करना है, बहुत एकदम से फेंकना नहीं है। दैट इज अ कंडीशन जो आपके लिए इंजरी भी कॉज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, दैट इज अ लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। अब लेंथ टेंशन रिलेशनशिप भी बहुत सिंपल है। इसी तरह आपके मसल की तीन तरह की रेंजेस होती हैं, एक होती है मिडल रेंज यानी रेस्टिंग रेंज होती है, एक होती है आउटर रेंज और एक होती है इनर रेंज। इनर रेंज के अंदर आपके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़े होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाते हैं। इस टाइम के ऊपर उनके लिए ना जो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है ना क्रॉस ब्रिजेस की, उनके अंदर डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, तो उनके लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रिज वगैरह बनाना। ठीक है, उनके लिए वो चीज़ डिफिकल्ट होती है, यार थोड़ा सा तो डिस्टेंस हो कि वो आपस में उनको टाइम तो मिले, जगह तो मिले कि वो एक दूसरे के साथ मिल ले, अदरवाइज तो वो क्राउडेड हो जाएंगे, ओवर क्राउडेड, इसलिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर आप मिडल रेंज की बात करें ना तो मिडल रेंज आपकी वो रेंज होती है जब आपका मसल फुली रेस्टिंग पोजीशन के अंदर होता है। अब रेस्टिंग पोजीशन के अंदर होता है ना तो के क्रॉस ब्रिजेस करीब पड़े हैं, रेस्टिंग पोजीशन के अंदर मसल एक स्लैक स्टेज के अंदर होता है, तो फिर भी जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी फोर्स जनरेशन हो जाती है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने ना रेस्टिंग पोजीशन की बात ही करनी है, आपने स्लाइट बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेच अप्लाई कर देना है। जब हम बिल्कुल स्लाइट स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं तो आपको मसल थोड़ा लेंथिंग पोजीशन में आता है, क्रॉस ब्रिजेस भी आप एक्टिवेट हो जाते हैं। रेस्टिंग पोजीशन में वो स्लैक में पड़े हुए थे, जब आपने उसको स्ट्रेच किया वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया और फिर उन्होंने स्लाइट स्ट्रेचिंग की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप एक्सेसिवली लेंथनिंग की बात करें, अब जब आपने एक्सेसिव लेंथनिंग की बात करी है, अगेन वही रूल अप्लाई होगा क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस जो है वो पुल अपार्ट हो गए, उनको आपस में मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये चीज़ इसकी वजह से इफेक्ट करती है। तो हमने यहाँ से सारा कंक्लूजन क्या निकाला कि जब भी आपका मसल जो है वो मिडल रेंज के अंदर होता है या स्लाइटली स्ट्रेच्ड होता है तो उसके अंदर टेंशन जनरेशन या फोर्स जनरेशन क्या होती है, हाईएस्ट होती है। आपका मसल जब इनर रेंज के अंदर होता है, शॉर्टन पोजीशन के अंदर होता है, तो इतनी अच्छी वो फोर्स जनरेट नहीं कर पाता, सो एज व्हेन द मसल इज इन द लेंथन कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होती है ओवरली लेंथन कंडीशन। स्लाइटली स्ट्रेच है रेस्टिंग पोजीशन में, दैट इज बेटर। यहाँ पर देखो उसने लिखा हुआ है फोर्स जनरेशन इज हाईएस्ट व्हेन द मसल इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड। ठीक है, रिड्यूस फोर्स जनरेशन अकर व्हेन द आफ्टर द मसल शॉर्टनिंग
शॉर्टनिंग हो गई है उसके बाद फोर्स जनरेशन कम होती है, ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। एक ये भी बात है। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। बहुत सिंपल है, आपने एक रिफ्लेक्स पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स ये कहता है कि व्हेन द मसल इज बीइंग स्ट्रेच एट हाई वेलोसिटी, मतलब आपने हाई स्पीड के ऊपर बैलिस्टिकली किसी भी मसल को स्ट्रेच किया है, आपकी बॉडी एक रिफ्लेक्स जनरेट करती है और वो स्ट्रेच मसल के अंदर टेंशन जनरेट करती है और आपके मसल को कहती है कि नाउ इज द टाइम, आप स्ट्रेच होना बंद करें, अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल आएगी। तो हम कहते हैं कि जितनी भी हाई वेलोसिटी के ऊपर आप स्ट्रेच करते हैं, आपका मसल जो है वो उतनी ही वेलोसिटी के साथ क्या होगा, शॉर्टन होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग होगा। एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हम क्या करते हैं कि आपका मसल जब शॉर्टन पोजीशन के अंदर चला जाता है ना, यानी स्ट्रेच हो गया, वो आप हमें एक चीज, हमें इलास्टिक रिकॉइल के बारे में पता है, मसल की विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, टाइम डिपेंडेंट इफेक्ट। तो जब भी आपका मसल स्ट्रेच होता है ना, तो वो एनर्जी को स्टोर करता है स्प्रिंगी फैशन के अंदर। तो जब आप उसको बहुत ज्यादा स्पीड में स्ट्रेच करते हैं तो वही स्प्रिंग, जो अगर आप स्प्रिंग पकड़ के देखें, आपने बहुत तेजी से स्प्रिंग किया तो वो तेजी से ही वापस आएगा। ये भी चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। अब आपकी बुक के अंदर एक लाइन उसने बड़ी अच्छी लिखी हुई है, उसने लिखा हुआ है कि व्हेन एक्टिवली टेंस मसल, मतलब एक मसल के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है, ठीक है, उसके अंदर फोर्स ही बहुत ज्यादा है, इज स्ट्रेच जस्ट प्रायर टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपने उसको स्ट्रेच करा दिया, द रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्शन इज मोर पावरफुल। क्यों? एक तो मसल है पहले से ही टेंस है, ठीक है, उसके अंदर पहले से टेंशन जनरेट हो गया, ऊपर से आपने उसको मजीद कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। अब जब आपने उसको स्ट्रेच कर दिया ना, तो आपको तो पता है कि एक रिफ्लेक्स भी तो आ रहा था, वो रिफ्लेक्स भी तो उसको कह रहा था कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। सो दैट रिफ्लेक्स इज नाउ एडिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू द मोर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद उसने लिखा हुआ है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इमीडिएटली फॉलोड बाय द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके हमें कुछ एडवांटेज मिलेंगे, मतलब पहले आपने उसको इसेंट्रिकली फुली लेंथन किया और उसके बाद आपने उसको फुली शॉर्टन कर दिया, ठीक है। तो मसल परफॉर्म्स मोर वर्क व्हेन एक्टिवली स्ट्रेच प्रायर टू द शॉर्टनिंग, और मेटाबॉलिक कॉस्ट वो कहते हैं इसकी थोड़ी लो होती है। और वही बात उसने ना, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल को स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, थ्रोइंग, गोल्फ और बेसबॉल वगैरह में ये चीज। और यहाँ पर मेन पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर ये आपका स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, मसल की इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ना हमारे पास ईएमजी है और ईएमडी है, ठीक है। ईएमजी आपने पहली चीज समझनी है। आपके जिस तरह हम लोग ईसीजी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो मसल के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं ईएमजी के थ्रू। ईएमजी बहुत कॉमनली यूज होती है उन पेशेंट्स के लिए जिनके लिए हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसकी मसल की एक्टिवेशन क्या है। और अगर आपके मसल की एक्टिवेशन कम होती है तो दैट इज द प्रॉब्लम कि आपके मोटर यूनिट्स की रिक्रूटमेंट में मसला आ रहा है, आपकी टाइमिंग में मसला आ रहा है, आपके मसल की इंपल्सेस या वो फोर्स जनरेशन से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आती है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिस तरह हम लोग ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं, इसी तरह हम लोग ये भी प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रोड हम मसल की बेली के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, उसके रीजन इंजर्शन के ऊपर या मोटर पॉइंट्स के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू असेस द मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक हो गया। बस यही बात थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ईएमडी। अब होता ये है कि आपके मसल के ऊपर एक स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस के आने के बाद कितने टाइम के बाद आपका मसल टेंशन को जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ईएमडी, जिसको आप कहते हैं। और ये जो डिले है वो हमेशा कम होना चाहिए, फौरन से ही रिस्पॉन्स होना चाहिए। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्स किसी वजह से डिले है और वो डिले का टाइम भी ज़्यादा है, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, ठीक है। अब उसने ना हमें बता रहा है कि ईएमडी कब कब इंक्रीज होता है। वो कहते हैं ईएमडी पैसिव स्ट्रेचिंग के बाद इंक्रीज होता है, सेवरल पोस्ट ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेस के बाद होता है, व्हेन मसल बहुत ज्यादा फटीग होता है तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन डिले होगी, और चिल्ड्रन के अंदर ये थोड़ा डिले होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट। उसके बाद हमारे पास टॉर्क जनरेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द मसल फोर्स है। हमने कहा था टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। जितनी ज्यादा फोर्स होती है वो क्या करती है, टॉर्क एक्ट करता है आपके ज्वाइंट के ऊपर और एज अ रिजल्ट फोर्स होती है। तो ये बात सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होती है। कहते हैं कि आपके मसल फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रोटेटरी कंपोनेंट और एक होता है पैरेलल कंपोनेंट। रोटेटरी कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द बोन होता है, जबकि पैरेलल कंपोनेंट अलोंग द बोन होता है। जो हमारे पास रोटेटरी कंपोनेंट है ये टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि पैरेलल कंपोनेंट किसी भी तरह की टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करता है। और ये कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आता है फोर्स अफेक्टिंग द मसल स्ट्रेंथ। अब हमारे पास सिंपल बात है कि मसल स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मसल स्ट्रेंथ। अब मैंने आपको बार बार एक बात बताई कि मसल स्ट्रेंथ होती क्या, आपके मसल की एबिलिटी कि वो कितनी मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो कहते हैं देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो कि इसको
इम्पैक्ट करते हैं। उसमें हमारे पास कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, कुछ आपकी जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरियाज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, आपकी मसल की हाइपरट्रॉफी पे डिपेंड करती है, आपकी ट्रेनिंग वेलोसिटीज पे डिपेंड करती है, आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो कहते हैं कि डिफरेंट अडेप्टेशंस होती है जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं। अब अडेप्टेशंस के अंदर हमारे पास फायरिंग रेट होता है, ठीक है, जितनी ज़्यादा फायरिंग होगी उतने ही ज़्यादा इंपैक्ट अच्छा आएगा और उतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट होगी। और फिर हम लोगों ने ये सारी बातें समेशन का फिनोमिनन ऑलरेडी पढ़ा। मोटर न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कम हो जाएगी, यानी फैसिलिटेट होगी आपकी कॉन्ट्रैक्शन। लेसन इनहिबिटरी पैथवेज होंगे, मतलब इनहिबिशन कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होगी, और मोटर जो है ना वो आउटपुट भी सीएनएस की इंक्रीज होगी। मसल हाइपरट्रॉफी जनरली जेनेटिकली रेगुलेट होती है, ये बात जो है वो एविडेंस बेस्ड है। उसके बाद हमारे पास होता है मस्कुलर पावर। हमने ना 3 बातें पढ़नी होती है स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस के अंदर डिफरेंट, वो मैं आपको बेसिकली बताती हूँ। स्ट्रेंथ होती है आपके मसल की एबिलिटी कि वो कितनी मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकता है, और अगर आपने किसी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है तो आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर आप पावर की बात करते हैं तो पावर जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है आपकी वेलोसिटी के ऊपर भी, और पावर डिपेंड करती है टाइमिंग के ऊपर भी। यानी आप कह सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर एक पर्सन जो है वो किसी वेट को लिफ्ट कर पा रहा है, ठीक है, उसको आप कहते हैं। अब ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमने पावर को ट्रेन करना होता है तो हम टाइमिंग कम कर देते हैं। एक बंदा जो है वो 10 रेपिटेशंस परफॉर्म कर पा रहा था 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है, किसी वेट को लिफ्ट करने के बाद। अब मैंने इस 5 मिनट के टाइम को कम करके जो है वो 4 मिनट कर दिया, और मैंने पेशेंट को टारगेट दिया कि नाउ इज द टाइम कि आपने 4 मिनट के अंदर ये चीज़ कंप्लीट करनी है। जैसे रनिंग है, वो 5 मीटर की रन कर रहा था इतने टाइम के अंदर, मैंने इस टाइम को ही कम कर दिया। दैट इज द पावर ट्रेनिंग। उसके बाद इंड्योरेंस आती है। इंड्योरेंस में हमारे पास यही आता है, जब भी हम रेपिटेशंस की बात करें तो हम इंड्योरेंस की बात करते हैं। किसी भी एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग पीरियड टाइम को सस्टेन करने के लिए या उसको रिपीटेटिवली परफॉर्म करने के लिए अगर जो भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी चाहिए होती है, दैट इज इंड्योरेंस, दैट इज अ पावर। इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मसल परफॉर्मेंस। तो अगर हम इंड्योरेंस की बात करते हैं, इंड्योरेंस को ट्रीट करने के लिए हम लोग हाई रेपिटेशन करते हैं और होल्ड को क्या कर देते हैं, एक्टिविटी की सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा कर देते हैं। लो इंटेंसिटी और हाई रेपिटेशन की एक्टिविटीज हम कराते हैं इंड्योरेंस को ट्रेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पर आपको बताई हुई है। मसल फैटीग क्या होती है, अब हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट कॉमन मसल इंजरीज हैं जो देखने में मिलती हैं। थैंक यू सो मच।